नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड निवेश का एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है, लेकिन इस विकल्प के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो ऑप्शन मेरे लिए सही है वो जरूरी नहीं कि आपके लिए भी अच्छा हो। तो कैसे पता चलेगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत? पता चलेगा हमारे शो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के जरिए, जहां हम आपके सवालों के जवाब एकदम सरल और सहज भाषा में देते हैं, ताकि आपको अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर क्लैरिटी मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। SWP करने के लिए इक्विटी फंड बेहतर है या डेट फंड में होगा फायदा? फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले कैसे हैं निपॉन और एक्सिस लिक्विड फंड? म्यूचुअल फंड में टर्नओवर रेशियो क्या होता है और इसका स्कीम पर क्या असर पड़ता है? और फंड नामा में आज हम जानेंगे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में, पता करेंगे किस तरह के निवेशक के लिए ये सही है। और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है फिनसेफ इंडिया की फाइनेंशियल एजुकेटर मृन अग्रवाल। मृन, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू मृन। शुरू करें सवाल जवाब का सिलसिला। पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विजय दवे गुजरात से। डॉक्टर साहब नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते मैडम, मुझे ये जानना है कि मेरा पोर्टफोलियो में डिविडेंड का ऑप्शन ज्यादा है और ना मुझे ग्रोथ में शिफ्ट करना है, तो वो ऑलरेडी पहले कैश करना पड़ेगा और फिर री इन्वेस्टमेंट करना किया जाएगा या क्या होगा उसके लिए? आप क्यों? और दूसरा क्वेश्चन है, आपने कल PSU बैंकिंग दिखाया था, उसके नाम नहीं बोला, कौन सा बैंकिंग अच्छा है आपका PSU बैंकिंग शेयर में, आप समझे? अच्छा, आप ये जानना चाह रहे हैं पहली बात कि आपका अभी जो निवेश है वो सारा डिविडेंड पे आउट में है। उसको अब आप ग्रोथ में स्विच करना चाहते हैं। तो वो कैसे किया जाए? और दूसरा, आप बैंकिंग PSU कैटेगरी में सबसे अच्छा फंड कौन सा है, आप ये भी जानना चाहते हैं? बराबर है। और लिक्विड फंड में 2 साल रखो तो चलेगा कोई? अच्छा, और तीसरा सवाल है कि लिक्विड फंड में 2 साल के लिए निवेश करना सही है या नहीं। अब मेरा एक सवाल कि आप डिविडेंड पे आउट से ग्रोथ में क्यों स्विच करना चाहते हैं? ना, अभी मुझे पहले तो ऐसा था कि पैसा की जरूरत नहीं थी, आई एम 65 ईयर ओल्ड, એટલે મારે પૈસા એમ પ્રોફેશનલ બિઝનેસ ડોક્ટર, आई डोंट वांट टू में और टैक्सेबल इनकम आ गई अपना। अच्छा, तो डिविडेंड वाले सब मुझे म्यूचुअल फंड री इन्वेस्ट करना है, तो एनकेश करना पड़ेगा पहले डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट पे। ओके, मैंने बताइए ग्रोथ में शिफ्ट करना है कि ये स्विचिंग कैसे होती है? हाँ, ये और कैसे कंसिडर होगा हमारा? जी 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 जी, मृन से जान लेते हैं। हमारी जो एक्सपर्ट हमारे साथ है डॉक्टर साहब, उनसे बात कर लेते हैं। मृन, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट से स्विच करना है ग्रोथ में, ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा? तो ये तो एक स्विच रिक्वेस्ट के जरिए हो जाएगा, बट जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसमें आपको टैक्स लगेगा, क्योंकि जो भी आपका गेन है, अभी तो आपने जैसे जो भी बैलेंस फंड में इन्वेस्ट किया है डिविडेंड ऑप्शन में, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ सेल एंड देन अ फ्रेश परचेज। तो अगर आपका गेन है, जो आपका डिविडेंड ऑप्शन में आपने जो इन्वेस्ट किया है, अगर उसमें आपका गेन है तो उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा, और जो ग्रोथ में जो आप स्विच कर रहे हैं वो एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। तो सबसे पहले तो ये इनका सवाल था कि मतलब ये कैसे टैक्स ट्रीटमेंट इसका कैसे रहता है। दूसरी बात जो उन्होंने पूछी कि कौन सा बैंकिंग एंड PSU डेट फंड अच्छा है, तो मेरे ख्याल से तो SBI का बैंकिंग एंड PSU डेट फंड अच्छा रहेगा, ICICI का भी अच्छा रहेगा। और तीसरी बात जो उन्होंने लिक्विड फंड्स के बारे में पूछी है, तो 2 साल के लिए लिक्विड फंड में तो निवेश कर ही सकते हैं। इसके अलावा वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड भी देख सकते हैं। तो
लिक्विड फंड में नॉर्मली अप टू 91 डेज के बॉन्ड्स रहते हैं, whereas in अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स दे हैव अबाउट 3 to 6 months ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड्स अवेलेबल। तो थोड़ा सा रिटर्न में फर्क आ जाएगा, मतलब इतना भी ज्यादा नहीं है, बट फिर भी सिंस ये 2 साल के लिए रख रहे हैं और रखना चाहते हैं, तो मतलब थोड़ा सा 0.5% भी अगर इनको रिटर्न में डिफरेंस आ गया तो दैट्स प्रीटी गुड। सो आई थिंक अगर ये बहुत क्लियर है कि ये 2 साल तक बने रह सकते हैं, तो इनको जरूर शॉर्ट टर्म डेट फंड्स चुनने चाहिए। ओके, और इनके पोर्टफोलियो पर क्विकली अगर आप नजर डाल लें, ये ठीक लग रहा है? तो आई थिंक थोड़ा सा ओवरलैप है। देखिए, जो आईसीआईसीआई के जो फंड्स हैं वो तो क्लोज एंडेड हैं, तो उसके बारे में तो अभी कोई कुछ कर नहीं सकता है। L&T इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज, इमर्जिंग बिजनेस, आई एम सॉरी, यस द फंड हैज नॉट डन वेल एंड ही कैन टेक अ कॉल इफ ही वांट्स टू एग्जिट। मतलब तो इनके उम्र का ख्याल रखते हुए भी, और वैसे तो हमें इनकी दूसरी पोर्टफोलियो की जानकारी नहीं है, बट अगर इनका पूरा ही इक्विटी में है तो थोड़ा तो इनको डेट में मूव कर लेना चाहिए। इसमें आई वुड सजेस्ट L&T इमर्जिंग इक्विटी से ये इमर्जिंग बिजनेस से ये एग्जिट कर लें। और आईसीआईसीआई के फंड्स तो वैसे भी क्लोज एंडेड हैं, तो इसमें ये ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। एंड जो HDFC का फंड है, मतलब एनीवे सिंस ये ग्रोथ में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो इनके पास 2 फंड्स हैं, HDFC बैलेंस के दो स्कीम्स हैं, तो ये एक में कंसोलिडेट कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ नंटू हलसाना जी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। नंटू जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो स्वाति मैम। हेलो मैम, थैंक यू। आई एम नंटू हलसाना फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कोलकाता। हाँ जी। आई एम स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड 29 years old. स्वाति मैम, आई एम योर बिगेस्ट फैन। थैंक यू सो मच सर। एंड आई रेगुलरली फॉलो योर चैनल। जी सर, थैंक यू। सवाल क्या है आपका नंटू जी? हाँ मैम, माय फ्यूचर गोल इज टू बाय अ न्यू कार आफ्टर 20 years, budget 50 lakh, and retirement planning. I want to collect rupees 4 crore when I retire. My total current SIP amount 9,000. Okay. और पोर्टफोलियो डिटेल आपकी हमारे पास है। एक सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ यहाँ पे, ये जो आपने अपना गोल्स रखा है कि 35 लाख और 4 करोड़, ये आपने महंगाई दर को ध्यान में फैक्टरिंग किया है या उसके बगैर किया? मैंने कैलकुलेशन किया इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से। अच्छा, उसके हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि आपका ये टारगेट है। ओके मैडम, दिन बताइए, पहले क्विकली पोर्टफोलियो पर डाल लीजिए नजर। 9,000 है SIP की रकम और 7 फंड है। कंसोलिडेट मतलब कुछ कम करने की जरूरत है क्या, या फिर इतना ये संख्या सही है? एक्चुअली इनका अच्छा मिक्स है, इन्होंने अच्छे फंड्स चूज किए हैं, मल्टी कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप भी हैं। थोड़ा ये कंसोलिडेशन कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, क्योंकि मतलब 7 फंड होने जरूरी नहीं रहते हैं। और इसमें अगर ये मतलब जो नेक्स्ट जो ये निवेश करते हैं ना, तो इन्हीं फंड्स में करना चाहिए, आपको नए फंड नहीं खरीदने चाहिए। तो जैसे इनके पास मेरे एसेट इमर्जिंग, ब्लू चिप, पराग पारिक इक्विटी फंड, एक्सेस मिड कैप, कोटक इमर्जिंग, सभी ही अच्छे फंड हैं। एक जो फंड से जो मैं सहमत नहीं हूँ वो ये निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर मिल रहा है, सिंस ये एक सेक्टर फंड है। लेकिन तो रिटर्न इसका इतना शानदार है ना ब्रेन, अभी इस वक्त 1 साल का रिटर्न देखिए, तो अभी तो अगर आप किसी को बोलेंगे भी कि एग्जिट करो तो शायद वो ना करे इसमें से। तो मैं तो कह रही हूँ कि अगर रिटर्न इतना शानदार है तो ये एग्जिट कर ले, क्योंकि एक्चुअली द थिंग इज कि सेक्टर फंड्स का दे ऑलवेज परफॉर्म इन फेजेस, तो उनका आई फील कि एंड जो भी सेक्टर अच्छा कर रहा है उसके जो वेल परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं वो वैसे भी आपको मिल जाएंगे दूसरे फंड्स में, जैसे आपने लार्ज एंड मिड कैप या मिड कैप में भी आपको मिल जाएंगे। तो वैसे तो ठीक है पोर्टफोलियो, दी अदर 6 फंड्स आर एक्चुअली वेरी गुड फंड्स इन दिस पोर्टफोलियो, एंड आई थिंक इसमें आपको कोई कमी करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही फार्मा फंड का आप जरूर देख लें। ओके, ऑलराइट। और इनके गोल्स के ऊपर जो इनके 2 गोल्स हैं, 35 लाख और 4 करोड़ रिटायरमेंट के लिए। देखिए
आई डोंट नो अगर इन्होंने कैलकुलेटर यूज करके इन्फ्लेशन के हिसाब से इन्होंने मतलब यू नो द इन्फ्लेशन रियली कंपाउंड्स, तो अगर आप 6% के हिसाब से भी लेते हैं तो अगर ये 35 लाख कह रहे हैं 20 साल के बाद, तो अभी वो वैल्यू एक्चुअली बहुत कम रहेगी। इसलिए एक्चुअली मुझे लग रहा है कि इन्होंने मे भी ठीक से इन्फ्लेशन नहीं लिया है। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जो सही तरीका वो ये है कि अगर आपको आज एक लग्जरी कार खरीदनी है तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी, एंड देन हम लोग उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट करके फ्यूचर वैल्यू करके फिर हम बताते हैं कि कितना आपको इन्वेस्ट करना है हर महीने। सिमिलरली फॉर रिटायरमेंट इट हैज टू बी बेस्ड ऑन हिज एक्सपेंसेस। आई डोंट नो इन्होंने ये 4 करोड़ का नंबर किस बेसिस पर इन्होंने किया है, बट बहुत जरूरी है कि जब वो रिटायरमेंट प्लानिंग आप करते हैं इट हैज टू बी बेसिस द करंट एक्सपेंसेस, आपके अभी के कितने एक्सपेंसेस हैं हर महीने के, एंड देन अगेन उसको हम फोरकास्ट करते हैं। तो दैट्स द वे वी नॉर्मली डू इट। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इनको अपनी गाड़ी के लिए 13,000 रुपए महीने इन्वेस्ट करने हैं और रिटायरमेंट के लिए इनको 75,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नंटू जी, हाँ मैडम, देखिए ये अगर आपने महंगाई दर अपने जो लक्ष्य में किस तरीके से कैलकुलेट किया है, ये आप हमें दोबारा एक मेल करके बता देंगे अगर ठीक है, तो हम आपको ज्यादा बेहतर क्लैरिटी के साथ इस पे जवाब दे सकेंगे। अभी मिन कह रही हैं कि अगर आप इसमें जो रकम है उसमें आप इन्फ्लेशन ऐड कर लेंगे तो टारगेट आपका इस निवेश से पूरा होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ओके, तो आप जरा डिटेल में एक मेल भेज दीजिए हमें फिर से कि आप जो ये गाड़ी और रिटायरमेंट के लिए जो रकम है वो आप कितनी अभी के भाव में क्या देख रहे हैं, कितना होना चाहिए, ठीक है? ओके, तो उस पर फिर हम दोबारा एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे अगला सवाल लेते हैं। पूनम जी का सवाल ले लेते हैं। फोन पे अवेलेबल नहीं है, वो बिजी है, तो उनका सवाल ही ले लेते हैं ईमेल के थ्रू। 45 साल की इनकी उम्र है और इनके पास बैंक एफडी है 25 लाख रुपए की, जिससे ये रेगुलर इनकम मंथली इंटरेस्ट के जरिए इनका आ जाता है। अब क्योंकि एफडी के रेट्स काफी लो हैं तो ये जानना चाहती हैं कि क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करना ठीक रहेगा, अगर रहेगा तो कौन सी कैटेगरी बेहतर होगी, और ये 3 से 5 साल के बाद SWP भी करना चाहेंगी उस निवेश में से। जानना ये भी चाहती है कि SWP के लिए इक्विटी में निवेश करें या फिर डेट में। क्या सलाह देंगी आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी दैट इट्स वेरी कमेंडेबल, क्योंकि जनरली मैंने जो देखा है ना कि जो लोग ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं जैसे फिक्स डिपॉजिट हुई या पॉलिसी हुई, जनरली लोग म्यूचुअल फंड के बारे में मूव करने के बारे में नहीं सोचते हैं इतना। तो सबसे पहले तो मैं उनकी दाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ऐसे सोचा। अब दूसरी बात जो रहती है कि सिंस इनको जो निवेश करना है इनको इससे एक रेगुलर इनकम की जरूरत है, राइट? सो व्हाट आई फील इज कि सबसे पहले तो इनको इक्विटी में तो बिल्कुल ही नहीं डालना चाहिए इस लक्ष्य के लिए, और इनको डेट फंड्स में ही डालना चाहिए। और इनको क्या करना पड़ेगा कि अभी इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 3 साल के लिए, और वो 3 साल के बाद ही SWP शुरू कर सकती हैं, बिकॉज इट विल बी मोर टैक्स एफिशिएंट है। अगर वो अभी ही टैक्स SWP शुरू करेंगी तो उनको जो भी उनका टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। तो व्हाट शी शुड डू इज कि एक डेट फंड खरीदें। डेट फंड जो खरीदें, आई विल रिकमेंड कि ये शॉर्ट टर्म डेट फंड खरीदें। जनरली मैंने एनालिसिस किया है कि जो शॉर्ट टर्म डेट फंड्स हैं उसमें जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हैं दे आर मच बेटर देन एक्चुअली इवन द longer term categories like dynamic bond or corporate bond fund and stuff like that. Okay. So I feel कि जो short duration debt fund जो कहलाए जाते हैं वो काफी consistent रहते हैं और उसमें volatility भी ज्यादा नहीं रहती है। तो ये फंड सही रहेंगे इनके लिए। तो 3 साल तक ये उसमें निवेश करें और 3 साल के बाद उसमें वो systematic withdrawal plan सेटअप कर लें। Alright, ठीक है। आपने नाम बता दिया, राइट? SBI आपने नाम
या फिर मैं नहीं, आई विल शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड का आई विल सजेस्ट SBI शॉर्ट ड्यूरेशन फंड Okay. एंड ICICI शॉर्ट ड्यूरेशन फंड और IDFC शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। ओके, चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रही है हमारी एक्सपर्ट मृन अग्रवाल। अगला सवाल लेते हैं। राजेश ने सवाल ईमेल के जरिए भेजा है, जानना चाहते हैं कि किसी भी स्कीम में टर्नओवर क्या होता है मृन, और ये क्या बताता है स्कीम के बारे में। So, turnover ratio is total number of securities bought and sold divided by total assets. तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो भी खरीदा और बेचा फंड में divided by the total holdings, right? तो इसमें बेसिकली इस रेशियो से ये पता चलता है कि जो फंड मैनेजर की स्ट्रेटजी है वो लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड की है या वो काफी अंदर बाहर कर रहे हैं, तो मतलब काफी ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि उनका स्ट्रैटेजी क्या है, कि जब वो स्टॉक्स खरीदते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं या वो ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं। एंड जनरली अ लो टर्नओवर रेशियो इज प्रिफर्ड। ओके, तो ये कैटेगरी स्पेसिफिक होता है, जैसे कि मान लीजिए कि स्मॉल कैप में क्या हमें ज्यादा टर्नओवर रेशियो मिलेगा, लार्ज कैप में कम मिलेगा, या फिर ये फंड टू फंड डिफर करता है? बोथ वेज। तो एक तो ये कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है और फंड के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, ऑलराइट। और ये जो नंबर्स हम देखते हैं तमाम तरह की वेबसाइट पे जहां पर ये फंड्स की डिटेल होती है, स्कीम्स की डिटेल होती है, तो ये हर दिन का दिखाते हैं या फिर ये एक तय वक्त के बाद कि इस दौरान टर्नओवर रेशियो ये रहा? ये कैसे कितने ड्यूरेशन का टर्नओवर रेशियो दिखाते हैं एक बार में? या ये मतलब एक रेगुलरिटी होती है विच इज सेबी डिटरमाइंड। और दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बस टर्नओवर रेशियो आप अकेले में नहीं देख सकते हैं। आप जो भी रेशियो देख रहे हैं आपको इन कंजंक्शन विद मेनी अदर रेशियोज देखना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल व्हाट इज द लिक्विडिटी इन द फंड, या रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स क्या है फंड में। मतलब एक ही रेशियो के बेसिस पर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं बेस कर सकते हैं। एंड समवेयर आई फील दैट देयर आर अदर रेशियोज लाइक वॉलेटिलिटी रेशियोज व्हिच आर एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट टू लुक एट। ओके, ऑलराइट। चलिए अब हम रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। फंडनामा में हम म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं ना, अलग सब कैटेगरी, उसको हम बड़े आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने निवेश से जुड़े फैसले थोड़ी समझदारी के साथ ले सके। आज जो कैटेगरी हम उठा रहे हैं वो हाइब्रिड की एक कैटेगरी है। नाम है इसका मल्टी एसेट एलोकेशन। ये आजकल बड़ी चर्चा में था मृन की एकाएक कुछ फंड हाउस ने, मतलब 2-3 फंड हाउस ने इनफैक्ट लॉन्च किया है मल्टी एसेट फंड्स। तो कहाँ मल्टी है, मतलब बहुत सारे एसेट में निवेश होता है इस फंड में, इतना समझ में आ जाता है इसके टाइटल से। लेकिन किस तरह के एसेट और कितने एसेट में? जनरली इसमें एक्विटीज में आपके डोमेस्टिक इक्विटी, दैट मींस इंडिया के जो स्टॉक्स एंड शेयर्स हैं, और इंटरनेशनल इक्विटीज भी हो सकते हैं, ऑफ कोर्स बॉन्ड्स एंड देन गोल्ड एंड कमोडिटीज भी रह सकते हैं, फॉर एग्जांपल सिल्वर। ये मोटी यही कैटेगरीज रहती हैं मल्टी एसेट फंड्स में। एंड जो मल्टी एसेट फंड्स हैं बेसिकली दे हेल्प यू इन they help you in giving exposure to different asset classes, and they also tell you that they are going to rebalance those asset classes on a regular basis. तो इसका जो main purpose है कि वो they are able to rebalance the asset classes on a regular basis. तो सेबी का मैंडेट क्या कहता है, कम से कम कितना एक एसेट में होना जरूरी है? I think it's 10 to 40% if I'm not mistaken. Okay. So yeah, it can differ because मैंने मतलब काफी अलग अलग टाइप के फंड्स हैं, but I think between 35% एक मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, ओके। और
क्योंकि अलग अलग एसेट क्लास में निवेश इसमें होता है, तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये निवेश को ज्यादा रिस्की बनाती है या कम रिस्की बनाती है? देखिए, अगर हम देखते हैं कि इंडिया में जो मल्टी एसेट फंड्स हैं बहुत अलग अलग टाइप के हैं, क्योंकि हर फंड का अपना जो स्ट्रैटेजी है, बाय स्ट्रैटेजी आई मीन जो एक्सपोजर वो ले रहे हैं एक एसेट क्लास में, वो फर्क हो सकता है। तो कुछ फंड्स हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमारा 10 to 40% एक्सपोजर रहेगा, कुछ फंड्स हैं जो कहते हैं कि हमारा मिनिमम 50% एक्सपोजर रहेगा। तो इन दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। अगर कोई फंड 10 to 40% इक्विटी में है या कोई फंड 50% मिनिमम इक्विटी में है, इसमें बहुत फर्क हो जाता है। तो सर्टेनली फंड विच हैज मोर इक्विटी इज गोइंग टू बी मोर रिस्की, बट मल्टी एसेट फंड का मेन पर्पस ये है दैट इट रियली हेल्प्स इन डाइवर्सिफाइंग, क्योंकि ज्यादातर जब हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज होते हैं वो बहुत स्क्यूड होते हैं एक टाइप ऑफ फंड में। जैसे जब मिड कैप अच्छा कर रहा है तो ज्यादातर मिड कैप फंड्स रहेंगे, जब लार्ज कैप अच्छा कर रहा है, अभी आजकल में आप देखिए सबके पास बहुत सारे लार्ज कैप फंड्स और इंडेक्स फंड्स हैं। तो क्या होता है कि मल्टी एसेट फंड में आपको अलग अलग एसेट क्लासेस में। दूसरी बात, अगर आप गोल्ड की रैली देखते हैं, जब गोल्ड चढ़ रहा था तब ज्यादातर लोग ने इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचा, बट अभी जब 50,000 हो गया है तो काफी लोग सोच रहे हैं कि इसमें निवेश करें। तो मल्टी एसेट की ये खूबियत है कि आपको सारे एसेट क्लासेस में एक्सपोजर रहेगा ऑटोमेटिकली। मतलब आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि आप क्या सोचते हैं गोल्ड के बारे में या आप क्या सोचते हैं इंटरनेशनल इक्विटीज के बारे में। तो ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है और डाइवर्सिफिकेशन भी एक बेनिफिट है। एंड सर्टेनली आई थिंक दीज फंड्स विल बी लेस रिस्की एज कंपेयर टू अ प्योर इक्विटी फंड। और टैक्सेशन इसमें फिर कैसे होगा? जो फंड्स जिनका 65% एंड अबव इक्विटी में है उनका इक्विटी टैक्सेशन होता है, बट ज्यादातर जो फंड्स मैंने देखे हैं उनका डेट टैक्सेशन ही है, बिकॉज उनका कोई मिनिमम नहीं है कि वो मिनिमम एटलीस्ट 65% इक्विटी में रख रहे हैं। ओके, यहाँ सेबी का जो साइट है वहां पे ये लिखा हुआ है मुरेन कि इसमें मिनिमम जस्ट अ सेक, हाँ, मिनिमम 3 एसेट आपको रखना जरूरी है अपने इस फंड के अंदर, और मिनिमम एलोकेशन ऑफ एटलीस्ट 10% ईच इन ऑल द 3 एसेट्स क्लास। तो 65% अगर वो लेते हैं, अगर उससे ज्यादा का एक्सपोजर इक्विटी में लेते हैं, तो वो क्या फंड अपने ऑब्जेक्टिव में, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में ये पहले से बता देंगे कि हम इक्विटी हैवी रहेंगे या डेट हैवी रहेंगे? यस, इनफैक्ट जब फंड जो भी फंड है उनका जो एलोकेशन है टुवर्ड्स डिफरेंट एसेट क्लासेस वो पहले से ही वो बता देते हैं। तो जैसे देयर इज वन फंड जिन्होंने कहा है कि हमारा मिनिमम 50% इक्विटी रहेगा, 50 to 70% इन इक्विटीज बिटवीन इंडिया एंड international equities. Okay. But there are other funds which you are saying that we will do 10 to 50% in equities. So, जैसे मैंने कहा कि हर फंड का अपना अलग स्ट्रैटेजी होता है, बट वो पहले से बता देते हैं कि हम लोग उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी बेसिकली, और उनका क्या रेंज है फॉर ईच एसेट क्लास। ओके, तो जो निवेशक खुद से बहुत अच्छे तरीके से एसेट एलोकेशन नहीं कर सकते हैं वो जरा इसको चेक कर लें, और जब भी आप फंड चुनते हैं तो उस स्कीम का जो एसेट एलोकेशन पैटर्न है वो आप जो फंड की फैक्ट शीट्स होती है या फिर उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें लिखा होता है, एक बार वो पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपने लिए फंड चुनिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमरिन आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए, और इस कैटेगरी के बारे में, मल्टी एसेट कैटेगरी के बारे में इतने आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल हम लें अपने शो में, तो प्लीज अपना सवाल हमें भेजिए। सवाल किसी भी भाषा में आप भेज सकते हैं। सवाल जब भी भेजते हैं तो प्लीज अपना कांटेक्ट डिटेल जरूर वहां पर मेंशन करें ताकि हम आपसे बात कर सके, आपके सवाल को और बेहतर तरीके से हम समझ सके। सवाल कहां भेजना है वो सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।